पिछले 2 महीनों से रिटेल इन्वेस्टर्स रेलवे स्टॉक्स में इतने क्रेजीली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 1-2 साल पहले तक जब ये स्टॉक्स सालाना 10-12% की ग्रोथ से बढ़ रहे थे, वो अचानक से महीने में डबल ट्रिपल हो रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या ये बबल है या फिर सही में इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ रिसेंटली ये हुई कि G20 समिट में रेल कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया से मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप में रेलवे लाइन जाएगी, जहां से ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी हो जाएगा। जैसे ये न्यूज आई, रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स 10 to 15% से बढ़ गए। लेकिन जब हमने इस रेलवे कॉरिडोर के MOU का एनालिसिस किया, तब हमें पता चला कि जैसा लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है, रियलिटी बहुत ज्यादा अलग है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी रेलवे स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या फिर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के प्रायोजक है फेलो, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। G20 समिट का एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है रेलवे कॉरिडोर, जिसका नाम रखा गया है IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां से गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बहुत तेजी से होगा। अभी फिलहाल इंडिया से अगर कुछ चीज यूरोप में भेजनी है तो स्यूज कैनाल के जरिए ये चीज जाएगी। अब स्यूज कैनाल में लास्ट टाइम भी हमने देखा था, एक शिप वहां पे फंस गई थी, जिसकी वजह से काफी डिले हो गया था ट्रांसपोर्टेशन में। और इसे स्यूज कैनाल की डिपेंडेंसी को हटाने के लिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड है उसे भी बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर जब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की डिटेल्स हमने देखी तो यहाँ पर ये मैप हमें दिखाई दिया। अब इस मैप में इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ पर इंडिया से मिडिल ईस्ट में जो रूट जाएगा वो रेलवे के जरिए नहीं जाएगा, वो शिप्स के जरिए जाएगा। यानी जो भी सामान इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए लेके जाना है वो सामान पहले इंडिया से मिडिल ईस्ट शिप्स के जरिए जाएगा, फिर UAE से ट्रेन के जरिए सामान सऊदी अरेबिया होते हुए इजराइल जाएगा, इजराइल से फिर से शिप के जरिए सामान ग्रीस में जाएगा और ग्रीस से फिर यूरोप के बाकी पार्ट में यह सामान पहुंचाया जाएगा ट्रेन के जरिए। यानी कि गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया से जो भी सामान जाएगा वो पोर्ट्स के जरिए जाएगा, तो पोर्ट्स को ज्यादा बेनिफिट होगा कंपेयर टू रेलवे। अब इसी चीज को देखते हुए कई सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया कि अगर ये रेलवे कॉरिडोर बनेगा तो इंडिया में नई रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी और इंडियन रेलवेज भी इसमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से मिडिल ईस्ट तक का जो रास्ता है वो ट्रेन के जरिए जाएगा ही नहीं, तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट अब पोर्ट्स को होगा, ये क्लियर सी बात है। सेकंड चीज, ये कौन से पोर्ट से होगा उस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। अब देखिए, इनडायरेक्टली इससे इंडियन रेलवेज को बेनिफिट मिल सकता है कि जो भी पोर्ट डिसाइड किया जाएगा वहां पर रेलवेज को अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉरिडोर के जरिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो फास्ट होगी। तो ऑफ कोर्स जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, मालगाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन है, उसका भी बिजनेस रेलवेज का बढ़ सकता है। लेकिन ये सारी इनडायरेक्ट चीजें हैं। लेकिन हुआ ये कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने इन डिटेल्स को नहीं देखा और डायरेक्टली रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जहां पर एक एक दिन में शेयर प्राइस 10 से 15% से बढ़ गई। अब जब हम बात कर ही रहे कि रेलवे में आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेगी या फिर नहीं, तभी मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जो आपको पैसा ग्रो करने में मदद कर सकता है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है फेलो। फेलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पैसा सेव करने के मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, और इसी प्लेटफॉर्म पर आप इन सेव किए हुए पैसों को मल्टीपल जगह पर पार्क करके रख सकते हो, जैसे कि डिजिटल गोल्ड में। अब देखिए, डिजिटल गोल्ड की बात करें तो स्टोरेज यहाँ पर बड़ा आसान होता है, प्योरिटी का रिस्क नहीं होता है, साथ ही यहाँ पर कोई मेकिंग चार्जेस भी नहीं होते हैं। और फेलो की अच्छी बात यह है कि आप 100 रुपीज से भी यहाँ पर सेविंग शुरू कर सकते हैं। फिर आप स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, या आप सभी के लिए सूट करता है। और यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको घर बनाने के लिए पैसा जमा करना है, या फिर गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर किसी फ्यूचर और प्लान्स के लिए, स्टडी के लिए पैसा जमा करके रखना है, तो वो सारे गोल्स आप यहाँ पर सेट करके उन गोल्स के अनुसार यहाँ पर वीकली मंथली एक टारगेट रख सकते हैं, और उस पर्टिकुलर अमाउंट को बड़ी आसानी से आप यहाँ पर सेव करके पार्क कर सकते हैं। अब देखिए, आपका जो सेव किया हुआ पैसा है उसे पार्क करने के यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। पहला है डिजिटल गोल्ड और दूसरा है पीयर टू पीयर लेंडिंग। यहाँ पर पीयर टू पीयर लेंडिंग में फेलो अपने पार्टनर लैंडबॉक्स के जरिए आपसे लिए गए जो पैसे हैं उससे लोगों को लोन देता है, और फिर आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है जो कि 8 to 12% का यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि पीयर टू पीयर लेंडिंग एक अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, साथ ही यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है, तो अपनी रिस्क और बाकी चीजों को समझ कर ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर साइन अप करना है, और फिर आपके जो सेव किए हुए पैसे उसे कहाँ पर पार्क करना है उसका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से एक बड़ी आसान सी प्रोसेस यहाँ पर है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप 500 रुपये या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हो तो आपको तंबोला गेम का यहाँ पर टिकट मिलता है, जहाँ पर मल्टीपल प्राइजेस आप जीत सकते हैं, और जो मैक्सिमम प्राइस इन्होंने रखी है वो है 1 करोड़ रुपए की। फेलो की जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो फेलो को जरूर चेकआउट कीजिए और आज ही से अपनी सेविंग हैबिट पर काम कीजिए, जहाँ पर ज़्यादातर यंग जनरेशन स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, ये क्लैरिटी तो अब हमें आ गई है। अब हमें ये समझना होगा कि क्या ये जो रेलवे स्टॉक्स है ये ओवर वैल्यूड है, क्या ये हाइप पर चल रहे हैं। तो इन चीज़ों पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडियन रेलवेज का जो रेवेन्यू था वो था 2.4 लाख करोड़, जो एक बहुत बड़ी फिगर है।
यानी पिछले एक साल में ये जो रेवेन्यू है ये 49,000 करोड़ से बढ़ा है। अब आप मुझे बताइए कि जो 2.4 लाख करोड़ का रेवेन्यू है इसमें सबसे ज़्यादा शेयर किस चीज़ का होगा। अब कई सारे लोगों को लगता है कि पैसेंजर ट्रेन बहुत बड़ी मात्रा में चलती है और भर भर के हमेशा चलती है, तो ज़्यादा रेवेन्यू तो यही से आता होगा। तो आपको बता दूं कि पैसेंजर ट्रेन से सिर्फ 20% रेवेन्यू आता है। तो इंडियन रेलवे का जो मेन रेवेन्यू है वो अगर कहीं से आता है तो वो आता है फ्रेट से, यानी मालगाड़ी से, माल के ट्रांसपोर्टेशन से। 2.4 लाख करोड़ के रेवेन्यू में से 1.62 लाख करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ फ्रेट से आया है। अब देखिए मेन रेवेन्यू फ्रेट से आता है, फिर भी फ्रेट के बिजनेस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। फ्रेट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उतनी रेलवे गाड़ियाँ रेलवेज नहीं चला पा रही है। रीज़न क्या है? तो कई बार जब पैसेंजर ट्रेन चल रही होती है तो मालगाड़ी को साइड में रुकाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जैसे एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि अगर किसी मालगाड़ी को मुंबई से दिल्ली जाना है तो उसे 3 दिन लग जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। और इस स्लो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इकोनॉमी में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और दिक्कतें होती हैं। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री काम कर रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर, जहाँ पर इन मालगाड़ियों के लिए एक स्पेशल ट्रैक रहेगा। अब ये जो कॉरिडोर है ये 2 हिस्सों में बांटा गया है, ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से होगा ये कि जहां पर मुंबई से दिल्ली जाने में मालगाड़ी को 3 दिन लगते थे, वहां पर सिर्फ 2 दिन लगेंगे। और जो मालगाड़ी की एवरेज स्पीड फिलहाल है वो 20 to 25 किलोमीटर पर आवर है, उसे अब रेलवे मिनिस्ट्री 60 किलोमीटर पर आवर पर लेके जाने की कोशिश कर रही है, और ये पॉसिबल होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। अब ये जो कॉरिडोर है इसकी डेडलाइन है मार्च 2024, यानी कि जल्दी ये शुरू हो जाएगा। जैसे ये शुरू हो जाएगा, इस पर चलने वाली जो रेलवे गाड़ियां है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और उससे फिर रेलवे मिनिस्ट्री जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उन्हें भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी कि आपको भी कोई भी सामान कहीं से भेजना है तो आप इस कॉरिडोर की मदद से तेजी से उसे भेज सकते हैं। तो इंडियन रेलवे से जुड़े कई सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले 10 साल तक चलने वाले हैं, जिसमें से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसमें फिलहाल सिर्फ 11 स्टेट्स जुड़े हैं, आने वाले टाइम में और भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा गति शक्ति प्रोजेक्ट और कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। अब होता क्या है कि इन चीज़ों की वजह से जब आपको ज़्यादा रेलवे के डिब्बे मैन्युफैक्चर करने होते हैं तो टीटागढ़ रेल सिस्टम को उसका फ़ायदा होता है। जब इंडियन रेलवे को अपने इन इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो IRFC को उसका फ़ायदा होता है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जब RVNL, इरकॉन और राइट्स की मदद ली जाती है तो उन्हें भी इसका फ़ायदा होता है। और जब रेलवे में पैसेंजर की ग्रोथ होगी तो IRCTC को उसका फ़ायदा होता है। तो नो डाउट आने वाले 10 सालों में इंडियन रेलवेज में काफ़ी कुछ होने वाला है, जिसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी होगा। लेकिन अभी के जो वैल्यूएशंस है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। जैसे कि अगर हम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात करें तो पिछले साल ही वो प्रॉफिटेबल हुए हैं, और उसके पिछले 4 सालों में वो लगातार लॉस में थे। तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो भी फिलहाल 56 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री PE 34 का है। अब हम PE से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और PEG रेशो पर नजर डालते हैं, यानी उनके जो करंट प्रॉफिट ग्रोथ है उसके कंपैरेटिवली उनका वैल्यूएशन कैसा है। तो हमें पता चलता है कि जहां पर आइडियली PEG रेशो 2 से कम होना चाहिए, वहां पर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के लिए 2 से ज्यादा है, और कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया के लिए तो ये 19 से भी ज्यादा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिसेंट 2 महीनों में ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स की गई है रेलवे स्टॉक्स में वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने की है, हम जैसे आम इन्वेस्टर्स ने की है, ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। तो मेजरली ये जो बूम मिला है या फिर हाइप मिली है ये न्यूज बेस्ड ज्यादा है, क्योंकि रेलवे का जो पोटेंशियल है वो 2 साल पहले भी इतना ही स्ट्रांग था जितना कि आज है। लेकिन अचानक से 2 महीने में ही शेयर प्राइस 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि कंपनी के फाइनेंशियल्स में पिछले 2 महीनों में या फिर पिछले 6-8 महीनों में भी ज़्यादा फर्क नहीं आया है। ऑफकोर्स ज़्यादातर रेलवे कंपनीज बाकी इंडस्ट्रीज से थोड़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ, तो ऑन एन एवरेज वो 15 to 16% की ग्रोथ है, जो कि बाकी इंडस्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि रेलवे सेक्टर एक ऐसा है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो हाइप है वो उसके वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में कई सारे लोगों ने G20 समिट की जो न्यूज़ थी उसके डिटेल में ना जाते हुए उसी दिन बस न्यूज़ के बेसिस पर शेयर्स बाय किए, जिसकी वजह से इन शेयर्स को और ज़्यादा हाइप मिली, और इन हाइप्स को फिर कई सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, जिसके चलते और ज़्यादा लोगों ने इन शेयर्स को खरीद लिया, जबकि एक्चुअल में चीज़ें बहुत अलग हैं, जैसे कि हमने वीडियो में देखा। तो ऐसे ही सेक्टर और कंपनीज के फंडामेंटल्स की रियलिटी जानने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे और आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझ सके। और जाते जाते फेलो को भी जरूर चेकआउट कीजिए, जो आपको सेविंग करने में बहुत मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।